नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 7 के आंसर के बारे में, जो कि आपका योर लॉ और योर राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो है तारीख हो गई है 20, है ना। क्योंकि रात है तो 20 ही हो गई है। कल कल का दिन आपके पास और है और 21 को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पर बल देते हुए श्रमिक वर्ग के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानून की चर्चा करनी है। यानी कि हमें ये बताना है कि भारत सरकार ने हमारे कंट्री में जो लेबर है, जो श्रमिक हैं, उनके अधिकार जो हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं और वो हमें किस पर बल देते हुए बताना है। न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, यानी कि एक अधिनियम आया था 1948 में, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के ऊपर बल देते हुए हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका आपको इसी टाइप से लिखनी है कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के कारण ही रोजगार जो है घटते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर मजदूर न्यूनतम वेतन में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर नहीं, हर जगह ही है। जहाँ पर देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जॉब जॉब के जो अवसर होंगे वो कम होंगे। अगर मान लो एक सीट खाली होती है, आज गवर्नमेंट जॉब देखो एक सीट खाली होती है तो कम से कम लाखों बच्चे उस पे फॉर्म भरते हैं। अगर मान लो 200 वैकेंसी भी आएगी तो कम से कम 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख बच्चे फॉर्म भर देंगे और उसमें से सिलेक्ट कौन होगा? सिर्फ 200 बच्चे। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। अब रोजगार के अवसर कम होंगे तो ऐसा तो नहीं कि कोई जॉब नहीं करेगा। भाई पैसा हर कोई कमाएगा, पैसा कमाने के लिए चाहे उसे कम पैसा मिले चाहे ज़्यादा पैसा मिले। तो इसी कारण क्या होता है कि लोगों को जॉब नहीं मिलती है और जहाँ जॉब मिलती है वहाँ पर उन्हें कम वेतन दिया जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देखो आईएलओ के अनुसार, आईएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे बताना। और आईएलओ मैं आपको हिंट दे रही हूँ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आई भी मैंने बता ही दिया, ओ भी बता ही दिया, खाली एल का बताना है आपको कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है आईएलओ की। तो आईएलओ के अनुसार क्या है कि एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह एक निश्चित अवधि के लिए समझौता करता है, जिसमें उसे वेतन का भुगतान कम दिया जाता है तथा कार्य उनसे ज़्यादा करवाया जाता है। और इसी कारण क्या है, उनका शोषण होता है और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। सरकार द्वारा श्रमिकों के अधिकारों के जो संरक्षण है उसके लिए बहुत सारे अधिनियम लागू किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। देखो बहुत सारे अधिनियम सरकार लेके आई है, जिसमें से अगर आप पेपर में कम से कम 4 भी बता दोगे ना तो ठीक है, 4 बता देना। और मेन आपका न्यूनतम है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हम देखेंगे कि क्या है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसमें यही बोला गया है कि अगर एक गर्ल हो या एक बॉय हो, उन सभी को, दोनों को समान नज़रों से ही देखा जाएगा। सैलरी, वेतन, सब कुछ, काम के घंटे, सब कुछ बराबर होने चाहिए। बंधुआ मजदूर उन्मूलन में ये बोला गया है कि जो बंधुआ मजदूरी पहले कराई जाती थी उसको बंद करवा दिया है। बाल श्रम निषेध, पता है आपको कि 18 वर्ष से जिसकी भी आयु कम होगी वो बाल श्रम में ही आता है, तो वो काम नहीं कर सकता। तो इस पे रोक लगाई गई है 1986 में। उसके बाद ठेका श्रमिक अधिनियम आया था और उसके बाद आया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में। उसके बाद एक अधिनियम इम्पॉर्टेंट है जो कि लेडीज़ के लिए है। जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो आपको पता है कि उनको चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करे या एक प्राइवेट में तो हालांकि नहीं मिलता है, बट उनका पूरा राइट होता है कि उनको छुट्टी जो है वो पेड लीव दी जाए। गवर्नमेंट में पता होगा कि कोई गवर्नमेंट टीचर है या कोई भी गवर्नमेंट अफसर है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको उनको जो है 6 महीने पहले 6 वीक की छुट्टी दी जाती है। मतलब जब उनकी डिलीवरी होती है उससे पहले और डिलीवरी के बाद सिक्स मंथ की उनको छुट्टी जो है पेड लीव दी जाती है। अभी भी आजकल क्या है कि भारत में कई जगह पर ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, लेकिन हाँ
जो ये गवर्नमेंट का सेक्टर है वहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन प्राइवेट में इतना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका साप्ताहिक अवकाश, ये 1942 में आया था। इसमें ये बोला गया था कि सप्ताह के एक दिन जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। जैसे हमें आज के टाइम पर संडे को छुट्टी मिलती है ना, तो इसी टाइप से जो भी काम कर रहा है उसको हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से वो 6 दिन काम करेगा और एक दिन उनको छुट्टी मिलेगी। ये कानून जो है 1942 के अंतर्गत आया था। तो इन सारे ही कानून को आप 4 या 5 लाइन में डिफाइन कर देना। और जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 वाला है, इसको कम से कम 1.5 या 2 पेज भर के आना। तो देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले न्यूनतम मजदूरी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन 1948 में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार क्या करती है, श्रमिकों की जो है न्यूनतम आय फिक्स कर देती है कि उनको मतलब न्यूनतम जो है ना, एक पर डे की उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। यह एक लचीला अधिनियम था नहीं मतलब है। यह एक लचीला अधिनियम है क्योंकि सरकार इसमें समय के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दर को घटा या बढ़ा सकती है समय के अनुसार। इस अधिनियम का आशय क्या है? इस अधिनियम का मेन मोटिव यही है कि मनुष्य, स्त्री, बच्चों या जो भी लोग काम करने वाले हैं, फैक्ट्री या घर में जो काम करने वाले हैं, उनको संरक्षण देना, यानी कि उनको बचाना। किससे? शोषण से। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखोगे, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सरकार सलाहकार समितियों को भी नियुक्त करती है, जो राज्य सरकारों को सलाह देने का काम भी करती है। इस अधिनियम में अतिरिक्त कार्य के लिए, यानी कि ओटी, ओटी मीन्स होता है ओवर टाइम। अगर मान लो कि आपकी ड्यूटी 10 से 6 बजे तक है, तो अगर आपने ऑफिस में 7 बजे तक काम किया, तो वो अतिरिक्त कार्य के लिए मजदूरी यानी कि ओटी में आएगा। यानी कि आपने जो 1 घंटा काम किया है, उस 1 घंटा का भी आपको पैसा मिलना चाहिए। तो इस अधिनियम के अंदर ओटी पर, यानी कि ओवर टाइम पर और काम के घंटे पर, अवकाश की अवधि इत्यादि पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। जो भी पर्सन एक फैक्ट्री या एक ऑफिस में काम करता है, उसके लिए ये अधिनियम जो है 1948 का अधिनियम क्या कहता है? उसके लिए यही नियम है कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में सप्ताह के 48 घंटे ही काम होना चाहिए। देखा जाए तो पर डे 8 घंटे ही काम करवाया जाएगा, 8 से 9 घंटे काम नहीं करवाया जाता। आपने कभी भी अगर इंटरव्यू अभी तक दिया होगा, तो ऑफिस टाइमिंग ज़्यादातर यही रहती है कि 10 से 6, नहीं तो 9 से 5, नहीं तो 11 से 7। यही 3 टाइमिंग रहती है ना? इसीलिए रहती है क्योंकि 8 घंटे ही काम करवाया जाता है। दूसरा ये बोला गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाला बच्चा अगर वहाँ पे काम करता है, तो मतलब उनसे काम नहीं करवाना है, क्योंकि ये गैर कानूनी अपराध है, जो कि बाल श्रम की श्रेणी में आता है। उसके बाद श्रमिकों का कल्याण वहाँ पर होना चाहिए। हवा का या साफ सफाई का ध्यान होना, मतलब ध्यान देना चाहिए वहाँ का जो ऑनर है या जो मैनेजमेंट है। क्योंकि अगर मान लो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो सारे लोग, कोई भी मतलब 100 लोग काम कर रहे हैं, बट वहाँ पर मच्छर घूम रहे हैं, कोई मच्छर काट रहे हैं, तो उससे क्या है कि उनके स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे साफ सफाई का भी ध्यान देना चाहिए वहाँ के ऑनर को, और साथ ही श्रमिक का कल्याण, उनके वेलफेयर पे भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई प्रॉफिट ले लिया, नहीं, उनके वेलफेयर पे भी ध्यान देना चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, उनको और भी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, ताकि उनको आगे जाकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद अगर एक कंपनी में 250 से अधिक लोग काम करते हैं, यानी कि मेल काम करते हैं या फीमेल काम करती हैं, तो उसमें एक कैंटीन होना चाहिए। एक पॉइंट और ऐड कर लेना, अगर किसी फैक्ट्री या किसी ऑफिस में 50 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर भी एक रूम होता है कि मान लो अगर बाय द वे उनके बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने का या 10 महीने का या 1 साल का बच्चा आना चाहें, तो उन बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए भी वहाँ पर सुविधा जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐड कर लेना। उसके बाद है फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड की भी वहाँ पर वो रिक्वायरमेंट जो होती है वहाँ पर होनी चाहिए। रेस्ट रूम होना चाहिए, साथ ही बाथरूम भी क्लीन होना चाहिए। उसके बाद देखो निष्कर्ष में देख लेते हैं कि निष्कर्ष में आपको ऐसे लिखना है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे शोषण की संभावना कम होगी
और कर्मचारी को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में मदद मिलेगी। सरकार को हर 5 साल में इस अधिनियम की समीक्षा करनी चाहिए, यानी कि इस अधिनियम को देखना चाहिए और साथ ही साथ इस अधिनियम में चेंजेस भी करने चाहिए, क्योंकि हर टाइम सेम नहीं होता है। आपको पता है कि अगर आज आलू 10 रुपए किलो है, तो ज़रूरी नहीं कि कल भी 10 रुपए किलो ही होगा या 5 साल बाद भी उतना ही होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग महँगाई और जो महँगाई है वो घटती और बढ़ती रहती है। तो इसीलिए ये बोला गया है कि हर 5 साल में सरकार को इस कानून पर समीक्षा करनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पर लगे कि भई उसको दर जो है सरकार को रेट बढ़ाना चाहिए, तो वो उनका रेट मतलब कि न्यूनतम जो वेतन मिल रहा है पर डे का, उनको वो बढ़ाना चाहिए सरकार को। अगर बाय द वे फ़िक्स रखेंगे तो ये भी गलत चीज़ है ना। मान लो अगर वो 300 रुपए पर डे उसको मिल रहे हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने घर को चला रहा है और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है। बट मार्केट में अगर महंगाई है, तो वो 300 रुपये से क्या ही करेगा बेचारा। 300 का तो आपको पता है कि आज के टाइम पर वाईफाई वगैरह का रिचार्ज भी नहीं होता है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि सरकार को हर 5 साल में इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए और टाइम टू टाइम इसमें जो भी है परिवर्तन करना चाहिए। यह प्रक्रिया जटिल है, परंतु कानून जो है वो महत्वपूर्ण है और इस कानून के बारे में सभी को पता होना चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक अगर कंपनी में काम करने जाता है, तो उसे सही स्थिति पाने के लिए इस अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे अभी आपको पता है कि 8 घंटे काम करना होता है, आपसे ऑफिस में काम करवा रहे हैं 10 घंटे, ठीक है, और आप वहाँ कुछ बोल भी नहीं रहे, तो भैया क्या फ़ायदा आपका इतना पढ़े लिखे होने का। जब आपको पता है कि हमें 8 घंटे ही काम करना है, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो और आप अपने ओनर से बोल भी नहीं रहे कि मुझे मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, मुझे उसका भी पेड चाहिए, तो फिर आपका तो कोई मतलब ही नहीं ना पढ़े लिखे होने का या एजुकेटेड होने का। तो इसीलिए लोगों को या हम लोगों को ये चीज़ कॉलेज में पढ़ाई जाती है, क्योंकि कॉलेज वाले बच्चे ही जैसे आप कॉलेज कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे अभी जॉब भी कर रहे होंगे या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज करने के बाद जॉब करेंगे। तो उन सभी को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये अधिनियम कब आया, क्योंकि ये अधिनियम कहीं न कहीं हमारे डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अधिनियम ही नहीं, कम ये जो बुक है ना, योर लॉ और योर राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोल लो या बुक बोल लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक इंसान को कम से कम उसके अधिकार, उसके कानून पता होने चाहिए। जैसे कि जेल वाला, एफआईआर लिखवानी है तो कैसे लिखवानी होगी, एफआईआर लिखवानी अगर आपके ऊपर किसी ने लिखवा दी तो आपके पास क्या-क्या अधिकार हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो खैर छोड़ो, आपका एग्ज़ाम है, तो पेपर अच्छे से देना। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो, तो आप कमेंट कर दो और अगर पॉसिबल होगा तो उस क्वेश्चन पे वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि 24 घंटे का टाइम और रह गया है। उसके बाद तो फिर आपका एग्ज़ाम ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन-सा है और कितनी तारीख को है।